नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। मैं किसी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? मोहम्मद सिराज, काजल, जयंत, हंसी, विशु मित्तल, गुड मॉर्निंग भैया। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। ऋषभ मित्तल, धीरेन्द्र जैन, गुड मॉर्निंग। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? गौरव रामनाम जी, अब बताएं कैसी आ रही है आवाज़? विशु मित्तल, अब क्लियर है? आ गई सर, ठीक है। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या आपके अनुच्छेद 35 तक हो चुके थे। अनुच्छेद 33, 34 कल कराया था। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नेट में दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपकी क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी थी। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को के लेकर आपको जो हमने कराए थे, मौलिक अधिकार में कराया था अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35। श्लोक ठाकुर, गुड मॉर्निंग। अनुच्छेद 33 में क्या था, जल्दी से बताएं। अपना कमेंट करके बच्चे जल्दी बताएं, अनुच्छेद 33 में क्या था? विशु मित्तल, सेना से रिलेटेड था। रुखसार, गुड मॉर्निंग। देखिए, अनुच्छेद 33 में था आपका सेना, सशस्त्र बल, खुफिया विभाग के मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कुछ मौलिक अधिकारों को स्थिति अनुसार प्रतिबंधित कर सकती है। ओके, अनुच्छेद 34 में है। अनुच्छेद 34 में है आपका कि संसद जिस क्षेत्र में सैन्य कानून या मार्शल लॉ लगा है, मार्शल लॉ या सैन्य कानून यानी कि सेना का कानून लागू है, ऐसे क्षेत्र के लोगों के लिए जो वहाँ पर निवास करते हैं, उनके कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या था? धीरेन्द्र जैन, सेना के मौलिक अधिकारों पर रोक। जी हाँ, वंशज गर्ग, मौलिक अधिकार समाप्त। जी देखिए, अनुच्छेद 35 में है। अनुच्छेद 35 में संसद को पावर दी गई है कि संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कोई भी कानून बना सकती है। ओके, लेकिन आपको मैंने एक और बताया था कि अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि संसद मौलिक अधिकारों को लेकर कोई कानून बनाती है और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह विधि शून्य होगी। तो इस चीज़ को अनुच्छेद 35 में ध्यान रखना होगा संसद को कि जो मौलिक अधिकारों को लेकर जो कानून बना रही है, उनमें मौलिक अधिकारों का हनन न हो, या अनुच्छेद 13 को ध्यान में रखकर
अनुच्छेद 35 के तहत मौलिक अधिकारों में कोई करेक्शन करे या उनको लेकर कोई कानून बनाए। ओके, यहाँ तक अनुच्छेद 35 था। मोहम्मद सिराज, संसद मौलिक अधिकार बना सकती है? जी हाँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है संसद के द्वारा। लेकिन दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जाता, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 34, धीरेन्द्र जैन। अनुच्छेद 34 में है, यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा है या सेना का कानून लगा है या सैन्य कानून लगा है, तो ऐसे क्षेत्र में संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, जो निवास कर रहे हैं वहाँ पे उस क्षेत्र में, उन क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, स्थिति अनुसार, जैसी भी कंडीशन होगी उसके अनुसार। ओके धीरेन्द्र जैन। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो समाप्त नहीं किए जा सकते। ओके, ठीक है। इसके बाद एक आता है यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो है कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ चीज़ें रह गई थी कल, वे करा रहा हूँ मैं पहले। उसके बाद आपको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे हम। तो कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, न कि विदेशियों को। तो वे कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। केवल भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। देखिए, 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं, न कि विदेशियों को। कौन कौन से हैं? अनिकांत, वोटिंग का मौलिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से अनुच्छेद के तहत कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वे? विपुल, गुड मॉर्निंग। ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, न कि विदेशियों को? अनिकांत, अनुच्छेद 15। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, 5 अनुच्छेद हैं आपके। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ये आपका स्वतंत्रता से संबंधित है। और 15 और 16 समानता या समता का अधिकार के संबंध में आते हैं आपके। ओके, ये 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, न कि विदेशियों को। विपुल योगी, 15, 16, 19, 29, 21 कहाँ से आ गया? 29 और 30 जो दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, ये भी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है, ये भी जो है आपका सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अच्छा, 21 नहीं 30 है, ठीक है। इसके बाद आपका 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। तो ये दोनों भी अनुच्छेद, यानी कि ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ओके, अब वे अनुच्छेद, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। ऐसे मौलिक अधिकार जो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। वे मौलिक अधिकार जो भारतीयों व विदेशियों को प्राप्त है।
अब देखो भारतीयों को कौन कौन से हैं आपके, 15, 16, 19, 29 और 30। अब जो बचे हुए सारे जो हैं आपके विदेशियों को और भारतीयों को दोनों को प्राप्त हैं। ठीक है, तो आपका एक अनुच्छेद 14 आ गया। 14 के बाद 17, 18, वैसे तो 17 और 18 जो है आपके ये उपाधियों से संबंधित है, उपाधियों से, और आपका 17 अस्पृश्यता से और उपाधियों से, तो ये छोड़ दो, ये तो जो है इनमें विदेशों से कोई संबंधित नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें आएगा, अब जा अनुच्छेद आ गया 14, 14 के बाद आएगा आपका 20, 20 के बाद आएगा आपका 23, 24, 21, 21, 21A, 22, 22 के बाद 23, 24 और 25, 26, 27 और 28। ये आपके अनुच्छेद आएंगे। दिनेश कुमार, गुड मॉर्निंग। 14, 20, 21, 21A, विपुल योगी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जी हाँ, देखिए 14 में आपका क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के लिए सब समान होगा। 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21A शिक्षा से संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। इसके बाद अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है आपका गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23, 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25, 26, 27, 28 है आपका धार्मिक शिक्षा या धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ओके, तो इसमें एक अनुच्छेद ऐसा है जहां पर विदेशियों को, कुछ विदेशियों को दिक्कत है, ये है आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, मैंने बताया था आपको कि विदेशी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जल्दी से बताएं कमेंट करके बच्चे। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं। रूपेश पाल, गुड मॉर्निंग। देखो, नागरिक किसी भी देश में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भारतीय नागरिक, एक विदेशी नागरिक। लेकिन विदेशी नागरिक भी 2 प्रकार के होते हैं। शत्रु और मित्र देश के, धीरेन्द्र जैन। 2 प्रकार के जो हैं आपके विदेशी नागरिक होंगे। एक तो होते हैं मित्र देश के विदेशी, मित्र देश के विदेशी। एक दूसरे होते हैं जिस देश के साथ हमारी शत्रुता होती है और उस देश के नागरिक भी हमारे देश में रहते हैं, तो शत्रु देश के विदेशी। तो देखिए यहाँ पे जो है अनुच्छेद 22 में यहाँ गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो है आपका, इसके संबंध में कुछ मामलों में हिरासत या नज़रबंदी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पे जब किसी देश के साथ में, विदेशी देश के साथ या शत्रु देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनको अनुच्छेद 22 में एक आपका मैंने कराया था, अनुच्छेद 22 में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंदर, कौन से अनुच्छेद में है, 22 में, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। तो ये आपका जो है शत्रु देश के जो विदेशी हैं उनको नहीं प्राप्त होगा, यानी कि वे ये मांग नहीं कर सकते कि हमें जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। धीरेन्द्र जैन, जी हाँ, 22C में, 22C जो है इसका आपका अनुच्छेद 22C कहता है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विदेशी देश के जो शत्रु हैं, शत्रु देश के जो विदेशी नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं, और उस देश के साथ अगर हमारी कोई अपवाद चल रहा है या झगड़ा चल रहा है या युद्ध हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो वे इस चीज़ की मांग नहीं कर सकते कि हमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। ओके,
मौलिक अधिकारों को लेकर कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे के मन में? इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्टार्ट करते हैं। तो 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके जो है अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त। देखिए भारतीयों को तो सारे ही मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन कुछ ये 5 मौलिक अधिकार सिर्फ ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, न कि विदेशियों को। ओके, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, शॉर्ट में इनको डीपीएसपी भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है, वह ये कहाँ से लिए गए हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जल्दी से कमेंट करके बताएं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक इनका वर्णन किया गया है। 36 से 51 तक सारिका चौधरी, काजल 36 से 51, विपुल 36 से 51, धीरेन्द्र जैन अनुच्छेद 36 to 51 पार्ट 4 आयरलैंड। जी हाँ, देखिए आयरलैंड से आपके जो हैं डीपीएसपी लिए गए हैं। और भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। भाग 4 में इनका वर्णन किया गया है। ओके, अनुच्छेद आपके 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। मोहम्मद सिराज पार्ट 4 36 से 51 आयरलैंड, रूपेश पाल आयरलैंड। ओके, ठीक है। अब देखिए राज्य के जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो मैंने आपको संविधान सभा में एक संविधान सभा के जो सलाहकार थे उनके बारे में बताया था। कौन थे? संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव। BN राव ने मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर एक सलाह दी थी, संविधान सभा के समक्ष अपना विचार रखा था। BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने एक विचार रखा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नाम से रखा जाए। उनका ये विचार था। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार व डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वर्तमान में इनके नाम हैं, इन दोनों को मौलिक अधिकार 1 और मौलिक अधिकार 2 के नाम से रखा जाए। और जो मौलिक अधिकार 1 में रखे जाएंगे, जो आपके मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो इनको तो तुरंत लागू कर दिया जाए। और जो आपके मौलिक अधिकार 2 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखे जा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उस वक्त जो है देश ऐसी स्थिति में नहीं था कि उन्हें तुरंत लागू किया जाए। तो उनको राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाए कि राज्य सरकार उन्हें स्थिति अनुसार लागू करे। तो इनकी बात को माना तो गया, संविधान सभा में
इनकी बात को माना गया, लेकिन मौलिक अधिकार 1 और 2 ना करके मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से इन्हें जगह दी गई भारतीय संविधान में। मोहम्मद सिराज, BN राव, जी हाँ, तो इनको जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से भारतीय संविधान में जगह दी गई और इनको तुरंत लागू कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को तथा राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको तुरंत लागू नहीं किया गया था। ये बात जो है राज्य सरकार पर छोड़ दी गई कि राज्य सरकार इन्हें स्थिति अनुसार लागू करे। दूसरी बात, अगला क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों को लेकर हम जो हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लेकर हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है, यानी कि वे वाद योग्य हैं, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। न्यायालय में परिवर्तनीय, न्यायालय में परिवर्तनीय का मतलब है कि इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर इनका शोषण हो रहा है या राज्य सरकार हमें मौलिक अधिकारों को नहीं दे रही है तो हम इनको लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं, रिट दायर करा सकते हैं, यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, तो यहाँ पे हाँ आना है, यानी कि इसका मतलब है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परिवर्तनीय का मतलब है कि न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किनको लेकर? मौलिक अधिकारों को। लेकिन डीपीएसपी के संबंध में क्या है? डीपीएसपी में अनुच्छेद 37 हम जो पढ़ेंगे उसमें आएगा कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। यानी कि इनको लेकर हम, अगर राज्य सरकार या सरकार इन्हें हमें नहीं देती, ठीक है, ये लागू नहीं करती, तो इनको लेकर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर नहीं कर सकते। ओके, विश्व मित्तल, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं, यानी कि इनको हम चुनौती नहीं दे सकते। ये राज्य सरकार पर डिपेंड है कि वो अपनी स्थिति अनुसार इन्हें लागू करे। और अगर देखिए, संविधान सभा में एक बात और कहेगी कि अगर कोई भी सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो इसका जवाब, और ऐसी कंडीशन में देश है या स्थिति है ऐसी कि इन्हें लागू कर दिया जाए, लेकिन फिर भी सरकार लागू नहीं करती, अपनी मनमानी चलाती है, तो इसमें क्या है कि भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब है यानी कि चुनाव होता है, तो जनता जो है अगली बार उस सरकार को ना चुने। अगर कोई ऐसी सरकार अपनी मनमानी करती है तो जनता इसका जवाब अपनी वोट के द्वारा दे। इसलिए जो है इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं रखा गया, यानी कि कोर्ट के द्वारा चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी वोट के द्वारा, जब 5 साल बाद चुनाव होते हैं उस टाइम पे जो है उस सरकार को हम इसका एहसास करा सकते हैं कि आपने जो है हमारे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमको नहीं दिए हैं या लागू नहीं किए हैं, स्थिति अनुसार होते हुए भी उनको लागू नहीं किया गया, तो उस सरकार को ना चुने, किसी दूसरी सरकार को चुन लें। ओके, विपुल योगी, ओके, ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद जो है अगले यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बना आपका जो है कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में कौन श्रेष्ठ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि कौन उच्च है, किसको ऊपर रखा जाएगा? इस चीज को लेकर विवाद हुआ कई बार, और कई बार जो है कोर्ट के निर्णय आए, संसद के भी निर्णय आए। इसमें जो है एक वाद था आपका केशवानंद भारती वाद, कौन से सन में हुआ? केशवानंद भारती वाद कब हुआ? दोनों को बराबर है, वो आज की कंडीशन है काजल जयंत। और कौन से वाद में ये कहा गया कि आज ये कंडीशन है सुप्रीम कोर्ट ने, वो निर्णय भी मैं आपको बताऊंगा। विपुल विश्व मित्तल 1973 का जो केशवानंद भारती वाद आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से उच्च हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थात राज्य सरकार को कानून बनाते समय
राज्य सरकार को कानून बनाते समय मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देनी होगी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। अगर दोनों की स्थिति कहीं पे कंडीशन एक जैसी आती है तो वहाँ पे जो है राज्य सरकार को मौलिक अधिकारों को उच्च मानकर कानून बनाना होगा, मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखकर कानून बनाना होगा। अर्थात मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। ओके, ये कौन से वाद में माना गया? 1973 के वाद में, केशवानंद भारती वाद 1973 में माना गया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। ओके, इसके बाद आपने अनुच्छेद 42 के बारे में सुना होगा। अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, यानी कि 3 साल बाद, इस निर्णय के 3 साल बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 आया। ये किस प्रधानमंत्री के काल में आया था? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अंजलि 1973, सारिका चौधरी, श्लोक ठाकुर, वंशज गर्ग 1973। ठीक है, वो तो हो चुका आपका 1973 केशवानंद भारतीवाद। इसमें कहा कि मौलिक अधिकार राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। जवाहरलाल नेहरू 1976 तक कहाँ थे? 1976 तक कहाँ थे जवाहरलाल नेहरू? इंदिरा गांधी, काजल जयंत, जी हाँ, इंदिरा गांधी के काल में जब इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, और राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी की सरकार में, तो उसके बाद जो संविधान में संशोधन हुआ वो आपका 42वां संविधान संशोधन था। 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है। श्लोक ठाकुर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम नहीं थे, वे एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी के काल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कहा गया, इसमें क्या निर्णय लिया संसद ने या कार्यपालिका ने? इसमें कार्यपालिका ने या संसद ने निर्णय लिया कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से श्रेष्ठ होंगे, यानी कि उच्च होंगे। अर्थात इन्होंने, सरकार ने या संसद ने, पार्लियामेंट ने मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी से नीचे रखा। अब इस चीज़ को लेकर जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद शुरू हो गया। ओके, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका कोर्ट ने निर्णय दिया कि आपके जो है मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ होंगे डीपीएसपी से, लेकिन यहाँ पर जो है कार्यपालिका यानी कि संसद ने या मंत्रियों ने या जो नेता थे सरकार में उस टाइम, ठीक है, तो उन्होंने निर्णय दिया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन करके कहा कि मौलिक अधिकारों से डीपीएसपी सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उच्च रखा गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये विवाद लगातार चलता रहा। इसके बाद एक निर्णय और आया सुप्रीम कोर्ट का। और कौन से निर्णय में कहा गया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि समान हैं। जो आज की स्थिति है वर्तमान में, वो कौन सा वाद था? कभी कभी क्वेश्चन में वही लिया जाता है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समान सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद के द्वारा माना? तो एक वाद आया था आपका मिनर्वा मिल्स वाद। कब आया? काजल जयंत 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि दोनों का कार्य ही समाज कल्याण का है या देश के विकास के लिए कार्य करना है या लोगों के हितों के लिए है। तो दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के समान हैं। और आज भी यही स्थिति बनी हुई है। ओके, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लेकर।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? मर गए होंगे फॉर विश्व मित्तल। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के समान हैं, दोनों को ही प्राथमिकता दी जाए राज्य सरकार के द्वारा। ओके, क्योंकि दोनों का ही कार्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। ठीक है, ओके अनिकांत, ठीक है जी। अब देखिए, मैंने बताया आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक किया गया है। ओके, भाग 4 में है और आयरलैंड से लिए गए हैं और आपके अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो अनुच्छेद 36 में क्या है? अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। ओके, राज्य की परिभाषा। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या है? अभी बताया था मैंने। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात इन्हें लेकर कोर्ट में नहीं जाया जा सकता या इनको लेकर कोई वाद दायर नहीं कर सकते। डीपीएसपी न्यायालय में या चलो डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। सिंपल सी भाषा में लिख लेना, वाद योग्य नहीं है या परिवर्तनीय नहीं है, वो भी लिख सकते हैं, या वाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको लेकर न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। ओके, अनिका 12 में भी जी हाँ विश्व मित्तल 12 में भी राज्य की परिभाषा है, वो मौलिक अधिकारों के संबंध में है। यहाँ पे भी राज्य की परिभाषा है, वो आपकी डीपीएसपी के संबंध में है। ओके, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि जो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सरकार कोई ऐसा कानून को बनाते समय या कोई भी विधि को या कोई भी योजना को बनाते समय इस चीज़ को ध्यान रखे कि पूरे जो समाज है, जो समाज के लोग हैं, उनके साथ न्याय हो। किस प्रकार से? सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, यानी कि कोई आर्थिक योजना चला रहे हैं तो उसमें भी जो है लोगों के साथ न्याय हो। इसके बाद राजनीतिक रूप से भी न्याय हो, यानी कि अगर सरकार कोई भी कानून बना रही है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, यानी कि उनका हनन नहीं होना चाहिए, उनका शोषण ना हो। इस चीज़ को ध्यान रखे राज्य सरकार कोई भी कानून बनाते समय। ओके, अनुच्छेद 38, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण। संसाधनों का उचित वितरण। जैसे कि स्त्री पुरुष हैं, स्त्री पुरुष में सभी के लिए समान रूप से जो है समान कार्य के लिए, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। स्त्री पुरुष मान के चलिए कि कोई स्त्री पुरुष है और वे समान रूप से कार्य कर रहे हैं तो उनको समान ही वेतन दिया जाएगा। ये नहीं है कि आप जो है उनके लिए ये कर दें कि स्त्रियों को कम वेतन दिया जाए और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाए। अगर कोई उनका मतलब कि संसाधनों का उचित वितरण करना चाहिए। इसमें कहा गया अनुच्छेद 39 में 39 में कि संसाधनों का उचित वितरण करना चाहिए। राज्य सरकार को कोई भी कानून, विधि या योजना बनाते समय राहुल पाल नीति निर्देशक तत्व भैया आयरलैंड ने किस देश से लिए? आयरलैंड ने किस देश से लिए भाई? इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता आयरलैंड ने किस देश से लिए, देख के बता दूंगा फिर अगर उसने भी किसी और देश से लिए होंगे तो। ठीक है, तो संसाधनों का उचित वितरण किया जाए
ये कहा गया अनुच्छेद 39 में, जैसे कि स्त्री पुरुष है दोनों में समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किए जाएं। ओके, चलिए जी। इसके बाद आता है आपका एक और अनुच्छेद है 39 के। 39 क्या कहता है? समान अवसर के आधार पर 39 क्या कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय किया जाए। समान अवसर के आधार पर न्याय। समान अवसर के, ये मान के चलो कि देखिए ये 39 के बाद में जोड़ा गया, 39 के बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1946, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 के जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि समान अवसर के आधार पर समान न्याय होना चाहिए। यानी कि एक व्यक्ति अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, तो उन दोनों को, कोई व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, गरीब हुआ और एक अमीर हो गया व्यक्ति, तो इन दोनों को मान के चलो कि कोई रोजगार है या नौकरी वगैरह है, उसमें कोई चीज़ें निकाली जा रही, कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं या शिक्षा से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में समान अवसर, यानी कि ऐसा कानून बनाए या ऐसी विधि बनाए राज्य सरकार कि दोनों को अवसर समान मिले, यानी कि दोनों को अवसर मिले समान। तो उसके लिए ही क्या किया गया कि आरक्षण बनाया गया, आरक्षण लागू किया गया। जो गरीब व्यक्ति थे उनको समान करने के लिए आरक्षण दिया गया। ओके, तो जो है यहाँ पर अनुच्छेद 39 के में समान अवसर के लिए समान न्याय प्रदान किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 39 तक। इसके बाद अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? बताएं, किसी बच्चे को पता है? अनुच्छेद 39 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया? पंचायत का वर्णन। श्लोक ठाकुर जी, हाँ, अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन किया गया है। पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, और आज के टाइम में अनुच्छेद 243 के अंदर भी पंचायत का वर्णन है। ओके, वो आपका वहाँ पे कब किया गया? वहाँ पे हुआ आपका 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। यहाँ पे 16 अनुच्छेद हैं आपके, 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, तो इससे पहले, लेकिन उससे पहले जो है पंचायत का वर्णन था अनुच्छेद 40 में। सारिका चौधरी, पंचायत। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 41 में क्या है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम करने का अधिकार, या कुछ दशाओं में काम दिया जाएगा। ये कहा गया आपका अनुच्छेद 41 में, कुछ दशा या स्थिति में काम, यानी कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिनमें व्यक्ति को काम दिया जाएगा। जैसे मान के चलो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बुढ़ापा हो गया, आपका जो है बेरोजगारी हुई, इसके बाद आपका जो है बुढ़ापा हुआ, बेरोजगारी, बीमारी आदि ऐसी स्थिति हैं जिन स्थिति में मान के चलो कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसका कोई नहीं है, तो वो कहाँ से खाएगा या कहाँ से, और कोई उसका साधन भी नहीं है कमाई का, तो उसको जो है ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को काम देना होगा। किसे? राज्य सरकार को। राज्य सरकार ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम दे सकती है। ठीक है, या कोई व्यक्ति बेरोजगार है, बेरोजगार व्यक्ति को कोई
रोजगार दे सकती है। जैसे कि हाल फिलहाल में योजना चल रही है आपकी मनरेगा। मनरेगा के तहत जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है। कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिसका कोई ना हो, ठीक है, उसका पालन पोषण करने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में, और वो कुछ काम करने की स्थिति में हो थोड़ा बहुत, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है काम दिया जा सकता है। अनुच्छेद 41 कहता है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि जो उसको काम दिया जा रहा है वो काम मानवीय दशा के अनुसार हो। यानी कि जिस कंडीशन में ये हैं, ये तो है नहीं कि एक बूढ़े व्यक्ति को आप पर्वत तोड़ने के लिए कहने लगे तो कहाँ से तोड़ देगा वो, तो उसको जो है उसकी स्थिति के अनुसार काम दिया जाए। जो काम दे रही है सरकार वो जो है मानवीय दशा के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि उसकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। कार्य मानवीय दशा के अनुसार हो, यानी कि जो अनिकांत मनरेगा, जी हाँ, शिक्षा लोक सहायता, जी हाँ, इसको भी कह सकते हैं प्रतिपाल। तो ठीक है, अनुच्छेद 42 में जो कार्य दिया गया, अनुच्छेद 41 में जो कार्य दिया जा रहा है उसमें कहा गया कि 42 में कहा गया कि जो आपने कार्य दिया है, जो सरकार कार्य दे रही है, वो कार्य उनकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है यहाँ पे एक बेरोजगार व्यक्ति है और वो उसने जो है बीटेक वगैरह कर रखी है और आप उसको जो है क्यों फावड़ा खोदने के लिए कहने लगे या सफाई करने के लिए, तो उसकी स्थिति के अनुसार, यानी कि जैसी उसकी कंडीशन है, जैसा वो कार्य कर सकता है, उसकी स्थिति के अनुसार ही उसे कार्य दिया जाए। अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? ये भी इसी से संबंधित है। ये तीनों अनुच्छेद एक से ही संबंधित है, यानी कि इनमें आपस में कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ है। यहाँ पे है कि कार्य मिले, कार्य देना है। इसके बाद यहाँ पे कहा गया कि जो कार्य दे रहे हैं वो मानवीय दशा के अनुसार होना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 43 में कह रहा है कि जो आपने कार्य दिया है उस कार्य के लिए उसको निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए, यानी कि जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। निर्वाह मजदूरी, निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग भी आपके इसी में आते हैं। यानी कि राज्य सरकार कोई ऐसा जो जिस व्यक्ति को कार्य दिया जा रहा है वो मानवीय दशा के अनुकूल होना चाहिए, और जो उसकी जो जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है उसको जो मजदूरी देनी है वो भी निर्वाह होनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी का मतलब है जिस तरह का उससे कार्य लिया जा रहा है उस कार्य के अनुसार होनी चाहिए, और इतना भी ध्यान रखा जाए कि जिससे वह व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। इतनी कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसको, इतना मेहनताना मिलना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, इसी में कहा गया है फिर कुटीर उद्योग। जैसे कि आपने देखा होगा गांव वगैरह या छोटे कस्बों में छोटे छोटे कारखाने लगा दिए जाते हैं 10 व्यक्ति के या 5 व्यक्ति जिसमें काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि गांव में आज के टाइम में गुड़ वगैरह बनाते हैं या शक्कर वगैरह बनती है, ठीक है, या फिर कोई छोटा कारखाना जैसे कि फावले वगैरह बनाते हैं शहरों में भी, ठीक है, या खाट वगैरह बनाने के लिए छोटे से कारखाना लगा दिया जाता है, 10-12 व्यक्ति जिसमें कार्य करते हैं, तो उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। तो इस प्रकार के उद्योगों के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी कुटीर उद्योग को। ओके, अनुच्छेद 43 तक क्लियर है सबका? कमेंट करके जल्दी से बताएं बच्चे। अनुच्छेद 43 तक सबका कंप्लीट हो चुका? किसी को कोई प्रॉब्लम है? अनुच्छेद 44, जी हाँ करा रहा हूँ अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या है अनुच्छेद 44 में? अभी शायद पता नहीं कौन सी क्लास में बताया था मैंने आपको, एक क्लास में अनुच्छेद 44 के बारे में। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में धीरेन्द्र जैन जी जो आपको निर्वाह मजदूरी, अनुच्छेद 43 कहता है कि जिस व्यक्ति को कार्य दिया गया है ऊपर अनुच्छेद 42 के द्वारा मानवीय दशा के अनुसार कार्य दिया जाएगा। अनुच्छेद 43 में वो उसकी स्थिति के अनुसार होना चाहिए कार्य, लेकिन अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि आप जिस व्यक्ति को कार्य दे रहे हैं उसको निर्वाह मजदूरी भी दी जाएगी, उस कार्य की निर्वाह मजदूरी देनी होगी। ये नहीं है कि आप जो है
उससे 1000 का काम करा के उसको 100 रुपये दें। तो ऐसा मेहनताना ऐसी मजदूरी दें जिससे कि उसका जीवन निर्वाह हो सके, यानी कि निर्वाह मजदूरी देनी जरूरी है, जितनी होनी चाहिए कम से कम। ओके, धीरेन्द्र जैन, उसको इतनी मजदूरी दें जिससे कि उसका जीवन यापन हो सके और उस कार्य के अनुसार हो। ठीक है, ओके। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में मैंने आपको बताया था समान नागरिक संहिता। एक यही अनुच्छेद ऐसा है, यही जो अब तक राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई, ये भी मैंने आपको बताया था। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता एक ये ऐसा अनुच्छेद है जिसे सरकार अभी तक, वैसे तो अब तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जितने भी अनुच्छेद हैं आपके 36 से लेकर 51 तक लगभग सभी लागू कर दिए गए हैं, किसी ना किसी रूप में राज्य सरकार ने लागू कर रखे हैं। लेकिन एक यही अनुच्छेद ऐसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से कई बार। अनुच्छेद 44 अभी तक लागू नहीं किया गया क्योंकि भारत में कानून जो है 2 प्रकार के कानून हैं। भारत में जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, जी हाँ प्रीतिपाल, ओके। एक है, भारत में 2 प्रकार के कानून हैं। एक है आपका सामाजिक कानून, नंबर 2 पे है धार्मिक कानून। धार्मिक कानून, सामाजिक कानून में क्या आता है? जैसे कि झगड़ा हो गया किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा, ठीक है, तो इसमें आपके क्रिमिनल और सिविल यानी कि दोनों आते हैं। फौजदारी व और बोलते हैं, क्या कहते हैं उनको, दीवानी, जो जमीन के मुकदमे होते हैं, दीवानी सिविल, यानी कि क्रिमिनल मुकदमे और दीवानी, ये तो सबके लिए समान है, ये तो लागू कर दिए गए हैं। यानी कि सामाजिक कानून जो है इसके अंतर्गत आपका फौजदारी मुकदमे जो होते हैं लड़ाई झगड़े के, ठीक है, इसके बाद दीवानी यानी कि जो जमीन से संबंधित मुकदमे होते हैं, वे सभी जो हैं सबके लिए समान हैं। ओके, लेकिन धार्मिक कानून अलग अलग हैं, हिंदुओं को अलग है, मुस्लिमों को अलग है, सिखों को अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा विवाह का तरीका दोनों का अलग अलग है। तलाक की कंडीशन अलग अलग होती है, हिंदुओं में अलग है, मोमडनों में अलग है, ठीक है। मोमडनों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि 4 शादी तक भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार जबकि हिंदुओं में एक ही शादी वैलिड है। ओके, इसके बाद यहाँ पे तलाक का सिस्टम जो है, तलाक में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनमें, हिंदुओं में और मोमडनों में। इसके बाद जैसे कि आपका आ जाएगा बच्चा गोद लेना, इसकी भी कंडीशन अलग है, या संपत्ति हस्तांतरण का जो मामला होता है वो भी आपका अलग है। तो ये हिंदुओं और मुसलमानों या सिखों में अलग अलग हैं। तो यानी कि धार्मिक कानून भी लागू है भारत में, इसलिए जो है अभी तक समान नागरिक संहिता, इसीलिए अभी तक समान नागरिक संहिता वाला जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 44, ये लागू नहीं हो पाया है। ओके, अनुच्छेद 44 को लेकर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, फिर साफ कर दूं इसको। नो सर, ठीक है, ओके, एक बार दोबारा बता दो, ठीक है जी। देखिए, भारत में 2 प्रकार के कानून हैं। एक है आपका सामाजिक कानून, सामाजिक कानून में आता है आपका फौजदारी मुकदमे और दीवानी के मुकदमे, जो सभी के लिए समान हैं, सबको बराबर है, सबके लिए एक ही है, कानून समान है सबके लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा कानून आता है आपका धार्मिक कानून, जो धर्म से संबंधित हैं, जो धर्म से संबंधित कानून है, जैसे कि विवाह का, तलाक का, गोद लेना या संपत्ति हस्तांतरण करना, ठीक है। इनमें जो है हिंदू, मुस्लिम और सिखों तीनों में या ईसाइयों में भी अलग अलग कंडीशन हैं सबकी, यानी कि उनके धर्म के अनुसार उनको छूट दी गई है। ओके, क्लियर है?
चलिए, इसके बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के बारे में भी मैंने आपको बताया। देखिए, अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 45 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि शिक्षा के जो बच्चों से संबंधित है ये आपका मौलिक अधिकारों में भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है और मौलिक कर्तव्यों में, यानी कि तीनों में शिक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है, जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, वो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002। ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी हुआ, क्योंकि वहां पे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसी में आपका जो है अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 45 में पहले क्या था? अनुच्छेद 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। कौन करेगी? राज्य सरकार। राज्य सरकार, यानी कि यहाँ पे कहा अनुच्छेद 45 में पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या था, इन चीज़ों को लेकर दिक्कत क्या है? यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता चुका कि आपके जो डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं हैं। अगर सरकार इन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं दे सकती थी या नहीं दे रहा था कोई राज्य, तो हम उनको लेकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, यानी कि वाद दायर नहीं कर सकते थे। ओके, तो पहले ये आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे ये आपके अनुच्छेद 45 में थे, न कि मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A में हमने पढ़ा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगी। तो वो कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इन्हें यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 21 यानी कि मौलिक अधिकारों में लाया गया। अगर कोई कॉलेज, कोई भी राज्य सरकार किसी गांव में सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ाती या उनसे फीस वसूल करती है, तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो आप अनुच्छेद 21 में जहां पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। यानी कि सरकार की जिम्मेवारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ये आपका मौलिक अधिकार में ऐड कर दिया गया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन यहाँ पर सरकार मजबूर नहीं थी। सरकार की मर्जी थी, इच्छा थी, उसको लगे तो दे सकते थे, नहीं भी दे सकते थे। लेकिन इनको यहाँ से हटाकर अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार में शिफ्ट किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, अब क्या है इसमें? देखिए, पहले तो ये था। वर्तमान में क्या कंडीशन है अनुच्छेद 45 की? वर्तमान में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण व शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। ओके, अब इसमें कहा गया कि 6 वर्ष की कम आयु से जो बच्चे हैं उनकी देखभाल या पालन पोषण, उनका जो पोषण है या शिक्षा संबंधित जो उनका जो प्रावधान करना है वो आपका अनुच्छेद 45 में रख दिया गया। और इसी को लेकर राज्य सरकार ने, आपने देखा होगा गांव में भी शहरों में भी आंगनवाड़ी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 वर्ष से कम के, उनको शिक्षा दी जाती है या उनको खिलाया जाता है वहाँ पे, या थोड़ा उनके लिए कार्टून खिलौने वगैरह दिए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित ही ABCD ला के दे दी जाती है कार्टून टाइप की। तो आंगनवाड़ी के द्वारा आंगनवाड़ी के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, और 6 से ऊपर वाले आपके चले गए अनुच्छेद 21 में, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा
निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। कहाँ पर? अनुच्छेद 21 में लाकर मौलिक अधिकारों में ला दी गई। तो यहाँ पे कौन रह गया? अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आंगनवाड़ी में कह सकते हैं। ओके, क्या यहाँ तक अनुच्छेद 45 क्लियर है सभी का? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि ये 86वां संविधान संशोधन जो था, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, तीनों में इसे संशोधन हुआ था। मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जो था ये जोड़ा गया। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध माता पिता करेंगे। यहाँ पे राज्य सरकार करेगी अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो आपके मौलिक कर्तव्य का 11वां मौलिक जो कर्तव्य है, वहाँ पे माता पिता करेंगे। माता पिता की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में भेजे, ये उनकी जिम्मेवारी है। ठीक है। और अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर वे किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, किसी हाई स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, जो गरीब लोग हैं, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया कि अनुच्छेद 21 में कह दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार करेगी। यानी कि फ्री पढ़ाया जाएगा उनको, फ्री में किताबें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, ठीक है, और शिक्षा दी जाती है। ओके, अनुच्छेद 45 को लेकर क्लियर है सभी बच्चे? आगे चलो अनुच्छेद 46 पर। मोहम्मद सिराज, यस सर। कोई डाउट है अनुच्छेद 45 तक? क्लियर है? चलिए जी, अनुच्छेद 46 में क्या है? 46, अनुच्छेद 46 में क्या है? देखिए, अनुच्छेद 46 में SC/ST के लिए प्रावधान किया गया है। ओके, सारिका चौधरी, यस सर। अनुच्छेद 45 हो गया था, 46। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति व जनजाति। देखिए, अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 46 में कहा है कि आप SC/ST के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय करेंगे। जो उनके आर्थिक हित हैं, आर्थिक हित, सामाजिक व शिक्षा, सामाजिक न्याय व शिक्षा से संबंधित, भाई आर्थिक हित से या सामाजिक न्याय से या शिक्षा से संबंधित लेकर कोई भी प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। किसके बारे में? SC/ST के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कॉलेजों में SC/ST के बच्चों को फीस में छूट दी जाती है, या आपका जो है ये मान लीजिए कि अगर किसी जर्नल या OBC की 1000 फीस है तो उनकी 500 के आसपास रख देते हैं, या फ्री भी कर देते हैं कहीं कहीं, या फॉर्म आते हैं गवर्नमेंट जॉब के, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो फीस में जो है छूट दे दी जाती है। ओके, या फिर आपको मेरिट वगैरह में जॉब लगने में भी छूट दे दी। यानी कि SC/ST के लिए, उनके हितों के लिए प्रावधान किया जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 46 में। ओके, अनुच्छेद 46 क्लियर है? 47 पे चलें। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 कहता है मद्य निषेध, पोषाहार या स्वास्थ्य, मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य, यानी कि मद्य निषेध का मतलब है तंबाकू, गुटखा, या आप दारू ले लीजिए, यानी कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं, मद्य निषेध से संबंधित है, जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पे राज्य सरकार रोक लगा सकती है। कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में मद्य निषेध कर सकती है, यानी कि नशीले पदार्थों पर पूर्ण रूप से रोक लगा सकती है। कौन कहता है? अनुच्छेद
47। इसके बाद पोषाहार, यानी कि पोषाहार को लेकर कोई जो है व्यक्तियों के स्वास्थ्य से लेकर या पोषाहार संबंधी कोई व्यवस्था या योजना चला सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ राशन आता है उनको खाने के लिए, या जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए कुछ आता है, ठीक है, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रावधान राज्य सरकार कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 47। कृषि और पशुपालन आपका आएगा अनुच्छेद 48 में, श्लोक ठाकुर। ओके, चलिए अनुच्छेद 48 करते हैं। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के लिए व्यवस्था की गई है। कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु, यानी कि राज्य सरकार कृषि को लेकर कोई योजना बना सकती है, उनको छूट दे सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा किसानों को ऋण वगैरह में माफ़ कर दिया जाता है, या कोई बीज वगैरह में सब्सिडी दे दी जाती है, ठीक है, तो उस प्रकार की योजना बना सकती है। पशुपालन के लिए कोई योजना बना सकती है। दुधारुओं के लिए, दुधारू पशुओं में आपका जैसे कि गौशाला बना सकती है। आपने देखा होगा गौशाला बनाई जा रही है। या फिर आप जो है अब देखा होगा यूपी में फिलहाल वर्तमान में गाय के वध पर रोक है, गाय, बैल, बछड़ा आदि पर रोक लगा दी गई है, जबकि इससे पहले नहीं थी। तो राज्य सरकार इस प्रकार के निर्णय ले सकती है। ओके, ये आपका किस में आता है? अनुच्छेद 48 में, ठीक है। अमन पर्चा सुपर, ओके भैया, थैंक यू, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 तक कंप्लीट हुआ सभी का। साफ कर दूं यहां तक? किसी बच्चे को कोई डाउट है? अनुच्छेद 48 तक? यस सर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 48 कै। अनुच्छेद 48 कै किससे संबंधित है? वन या पर्यावरण संरक्षण। कौन सा रिपीट करूं मोहम्मद सिराज? मोहम्मद सिराज, राम राम गुरुजी, शुभम बालियान, राम राम भैया। कौन सा अनुच्छेद रिपीट करूं? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 46 SC/ST से संबंधित है। अनुच्छेद 47 आपका मद निषेध या पोषाहार या स्वास्थ्य से संबंधित है। 48, अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, ठीक है, कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं के संबंध में जो दूध देते हैं दुधारू पशुओं को लेकर कोई कानून बना सकती है, कोई योजना बना सकती है सरकार। जैसे कि हाल फिलहाल में हम यूपी में देखोगे आप, मोहम्मद सिराज, यूपी में गौशाला बना रखी हैं, गौशाला बनाई गई हैं अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा गांव के लिए, और उनके वध पर रोक लगा दी गई है। तो इस प्रकार के कानून जो है राज्य सरकार बना सकती है अनुच्छेद 48 के तहत। ओके, इसके बाद 48 कै। 48 कै में आता है आपका पर्यावरण संरक्षण। ये बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। पर्यावरण संरक्षण, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। देखिए जितने भी कै ख करके जोड़े गए ये बाद में जोड़े गए, मूल संविधान के भाग नहीं थे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? 48 कै। चलिए जी, 49
अनुच्छेद 49 49। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व संस्थानों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व संस्थान। ओके, श्लोक ठाकुर जी। संस्थान का संरक्षण, यानी कि जैसे अनुच्छेद 39 में कहा गया कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं हमारे देश में, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, ठीक है, जो प्राचीन स्थल हैं या संस्थान हैं, ठीक है, तो उनका जो है संरक्षण किया जाएगा, यानी कि उनकी देखभाल की जाएगी। जैसे कि आप ले सकते हैं ताजमहल, लाल किला, जमा मस्जिद आदि, और भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा दिया गया है, तो उनका संरक्षण किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 49, स्मारकों का संरक्षण। जी हाँ श्लोक ठाकुर, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि दोनों को अलग अलग रखना होगा। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब है अलग अलग, यानी कि दोनों को, नेताओं को, कार्यपालिका में नेतागण आते हैं, मंत्री आते हैं, ठीक है, और न्यायपालिका में जज आते हैं, न्यायाधीश आते हैं आपके। तो नेताओं को और न्यायाधीशों को अलग अलग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ मिल गए तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा। इस चीज़ के लिए कह दिया गया है अनुच्छेद 50 में कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को, दोनों को एक दूसरे से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए, अलग अलग कार्य करना चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ साँठ-गाँठ कर कर कार्य नहीं कर सकती, नहीं तो लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा, निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। ओके, ओके श्लोक ठाकुर। कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन। जी हाँ, यानी कि दोनों को पृथक्करण, दोनों को एक दूसरे के साथ साँठ-गाँठ करके कार्य नहीं करना होगा। ओके, यहाँ तक सभी का कंप्लीट है अनुच्छेद 50। इसके बाद अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या है? देखिए, ये जो सारे अनुच्छेद थे अब तक आपके, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 50 तक, ये सभी भारत के संबंध में थे, अपने देश के संबंध में थे। अब यहाँ पर जो है अनुच्छेद 51 में कहा गया है, इन सब कार्य करने के बाद में राज्य सरकार विश्व की शांति के लिए या वैश्विक शांति के लिए भी कार्य कर सकती है। ओके, विश्व की शांति के लिए या अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय या विश्व की शांति व अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगी, यानी कि ऐसा कार्य करे जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। ओके, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए कार्य करेगी। ओके, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक शांति और उसके अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगी। ओके, तो ये आपके हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। ओके, इनका वर्णन भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपके DPSP जो है कंप्लीट हो गए।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी कमेंट करके बताएं, या किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अपना जो है उसके बारे में बता सकता है, उसको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नमस्कार।